एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। मेरा नाम है तन्वी शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन पेपर एनालिसिस ऑफ अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये हुआ था आज। ये एक बहुत अच्छा पेपर था, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर था। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी रिसेंटली 5 जून को आने वाला है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है। ये पेपर आज हुआ था ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन मोड में। आप ऑनलाइन इसको कहीं भी दे सकते हैं। ऑफलाइन ये 2 जगह हुआ था, पहला तो ओल्ड राजेंद्र नगर में, दूसरा मुखर्जी नगर में। और ऐसे ही अनअकैडमी आगे भी आपके लिए जो मॉक टेस्ट है उनको लेती आती रहेगी। तो ऐसे मॉक टेस्ट जरूर दीजिए अगर आपको यूपीएससी की प्रीलिम्स की स्पेसिफिकली तैयारी करनी है। आपको पता चलेगा यूपीएससी कैसे पैटर्न में क्वेश्चंस पूछता है, ऑल्सो कैसे आपकी तैयारी कर रही है, आप एक एनालिसिस कर पाओगे। तो आज ये टेस्ट हुआ था। आज हम इसी के जो पार्ट 1 है उसको देखने वाले हैं। वी आर गोना कवर 25 क्वेश्चंस हियर। उनका आंसर देखेंगे एंड समझेंगे कि कैसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। सीएसई अश्योर अनअकैडमी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अंदर ये है कि अगर आप 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उसको लेते हो तो एक तरीके से आपको अश्योरिटी मिल रही है बाय अनअकैडमी। ये अश्योरिटी ये है कि अगर आप यूपीएससी को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको एक तरीके से एक्सटेंशन मिल जाएगा, फ्री 1 ईयर एक्सटेंशन मिल जाएगा आपको ऑन योर 2 ईयर एंड अबव सब्सक्रिप्शन। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा समय है आपके जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है उसको आने में। आप 2024 में देने वाले हैं या 2025 में या आगे देने वाले हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। इट इज़ वैलिड टिल 24 अप्रैल 2022 यानी कि आज। ठीक है, तो 12 बजे तक आप देख सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन था, वज्जिका पुतास आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, अगर आपने बुद्धिज्म, जैनिज्म ये सब पढ़ा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड है, पढ़ना ही पढ़ना है इनको। तो वहां से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आया है, आपके लिए बहुत इजी होगा क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था, अ ग्रुप ऑफ मंक्स बिलोंगिंग टू द वज्जी क्लैन ट्राइड टू चेंज द रूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट संघ। दूसरा था, किंग्स बिलोंगिंग टू द वज्जी क्लैन फॉट अगेंस्ट अजातशत्रु। तीसरा, ऑफिशियल्स ऑफ द वज्जी महाजनपद आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। एंड चौथा था, लिच्छवी प्रिंसेस बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लैन ऑफ वज्जी गंगसंगा। देखो, इसका आंसर था ए आंसर इसलिए था क्योंकि वज्जिका पुत्र की जब हम बात करते हैं, दे आर बेसिकली मंक्स। ठीक है, बुद्धिस्ट मंक्स। ये क्या कर रहे थे बेसिकली, ये जो मंक्स थे, दे वांटेड टू रिफॉर्म द बुद्धिस्ट संघ। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं जो रूल्स थे विनय पिटक के, ठीक है, उनसे ये अलग जाने लगे, अलग प्रैक्टिसेस करने लगे। तो इसको हम वज्जिका पुतास कहते हैं, इन मंक्स को हम वज्जिका पुतास कहते हैं। ठीक है, इट वाज अ इजी क्वेश्चन, सीधा जो बुद्धिज्म है उससे ये रिलेटेड आया है एंड इट वाज इजी फॉर यू अगर आपने बुद्धिज्म, जैनिज्म अच्छे से कवर किया है। इसमें ऐसा कुछ मुश्किल वाला क्वेश्चन नहीं था। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें भी 3 थे। वैष्णवाइट भक्ति ट्रेडिशन इन ईस्ट इंडिया गेव बर्थ टू द सत्रिया डांस इंट्रोड्यूस्ड बाय शंकरादेव। देखो, ये वाली जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो वैष्णवाइट ट्रेडिशन है इन द भक्ति मूवमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया स्टैब्लिश द ट्रेडिशन ऑफ सत्रिया। ठीक है, गुरु शंकरादेव जो है दे बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, उससे रिलेटेड है एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम भक्ति मूवमेंट की बात करते हैं। आपको इसके बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, गुरु शंकरादेव के बारे में तो क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये इसलिए भी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकेंड वाला ये था कि कुचिपुड़ी ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू दी भक्ति सेंट भगवतुलास हु स्टार्टेड परफॉर्मिंग इट ट्रैवलिंग फ्रॉम विलेज टू विलेज। देखो, ये भी बिल्कुल सही है। जो कुचिपुड़ी है उसका ओरिजिन हम भक्ति सेंट ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस से देख सकते हैं। वहाँ एक विलेज भी है कुचुड़ापुरम। ठीक है, इट इमर्ज्ड एज अ प्लेस फ्रॉम वेयर द मेल भक्ति सेंट्स भगवता तुलास दे यूज्ड टू बेसिकली ट्रैवल, इसलिए ये यहाँ पर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, एंड आपको ये याद रखना है कि कुचिपुड़ी की ओरिजिन भी कहीं ना कहीं आप भक्ति सेन से, भक्ति मूवमेंट से कहीं ना कहीं ट्रेस कर सकते हो।
इसका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है दैट इज बेसिकली द रॉन्ग स्टेटमेंट कि यक्षगन इज अ थियोरेटिकल आर्ट फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश originating an all-night performance where story episodes are presented as song, dance, word, drum, continuum। देखो इसको आपने सिंपल, अगर आपने यक्षगन के बारे में पढ़ा है आपको ये पता होगा कि आंध्र प्रदेश से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट रिलेट्स टू कर्नाटक। ठीक है, तो यहीं पे ही आप कहीं ना कहीं ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप एलिमिनेट कर दोगे एंड फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सो द आंसर विल बी ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। देखो स्पेक्ट्रम सब पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया सब पढ़ रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है इट्स ऑल अबाउट एनालिसिस। जब आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पढ़ते हैं या उससे पहले जब आप नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ते हैं आपको दोनों के अंदर एक डिफरेंस नजर आएगा एंड उस डिफरेंस को अगर आपने समझ लिया तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सॉट द अटेंशन ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज बाय ब्रिंगिंग द गवर्नमेंट टू स्टैंड स्टिल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बट जब हम सिविल डिसोबीडियंस की बात करते हैं तो वो एक 1 पॉइंट आगे चला गया। इट सॉट टू पैरालाइज द गवर्नमेंट बाय ब्रेकिंग स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई चीज हो रही है, ठीक है, उसको आप बेसिकली आपने उसको ब्रेक कर दिया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका इसलिए इसका आंसर हो जाता है सी। बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड यही मेजर डिफरेंस है दोनों के अंदर। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे था द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ये सब जो है पेयर्स दिए हुए हैं, आपको इनको कंसिडर करना था। देखो ये क्वेश्चन हो सकता है आपको आए, हो सकता है आपको नहीं आए, बट ये एक नॉलेजेबल क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं भी आता तो आज कुछ आप नया सीख कर जाएंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं यक्षिनी बियरिंग चौरी। ठीक है, ये जो यक्षिनी बियरिंग चौरी है ये दिदरगंज बिहार के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दिदरगंज बिहार के अंदर हमें देखने को मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज यक्षिनी बियरिंग चौरी। ठीक है, ये जो है देखो ये जो है पर्टिकुलरली ये क्रीम कलर्ड स्टोन हमें देखने को मिलेगा, अलग टाइप की डिटेलिंग इसमें दी हुई है। एंड यक्षिनी वर्शिप जो है आप लोगों को पता है कि वो जैनिज्म, बुद्धिज्म एज वेल एज ब्राह्मणिज्म, ठीक है, तीनों प्रैक्टिसेस में हमें देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यक्षिनी बियरिंग चौरी कहाँ पर हमें देखने को मिला, ये जो पर्टिकुलर इमेज है या स्टैचू है इन दिदरगंज बिहार। ठीक है, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात हम करते हैं शाल भंगिका यक्षिनी तंजौर। ठीक है, अब ये जो देखो ये जो शाल भक्षिका इमेज है यंजिनी की, ये बेसिकली होल्ड कर रही है एक ट्री को। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पर्टिकुलरली है ये शाल भंजिका यक्षिनी, ये एक ट्री को होल्ड कर रही है। ये आप देख सकते हैं, इमेज को याद कर लिए जिससे आगे आपको दिक्कत नहीं हो, अगर क्वेश्चन आ जाए इजीली आप इसको सॉल्व कर पाए। एंड ये हमें देखने को मिलता है तंजौर के अंदर नहीं, ये हमें देखने को मिलता है सांची स्तूपा के आसपास। ठीक है, सांची स्तूपा जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। बेसिकली उसका जो एंट्रेंस गेट है, जो तोरण है, वहीं पे ही आपको ये देखने को मिल जाएगी, इसलिए ये वहां से रिलेट करती है। थर्ड है क्वाड्रुपल लायन इन पिलर एज रिलीफ आर्ट। ठीक है, ये तो कहीं ना कहीं आप गैस कर ही सकते थे, ये हमें देखने को मिलता है सारनाथ के अंदर, ये बिल्कुल सही बात है। द थर्ड वन इज ऑल्सो दी राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फोर्थ अर्जुना पिनन्स। हमें कहाँ देखने को मिलता है, जब हम अर्जुना पिनन्स की बात करते हैं ये बेसिकली हमें महाबलीपुरम के अंदर देखने को मिलता है। बट अगर हम रावण शेकिंग माउंट कैलाश की बात करते हैं ये हमें अलोरा के अंदर देखने को मिलता है। तो ये जो लास्ट का जो फोर्थ है ये दोनों कहीं ना कहीं उलट पुलट कर दिए हैं। एलोरा के अंदर हमें देखने को मिलता है रावण, ठीक है, जो कि कैलाश पर्वत को उठा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही मैग्निफिसेंट आपको एक डिपिक्शन देखने को मिलता है। एंड जब हम अर्जुना पिनन्स की बात करते हैं तो ये हमें देखने को मिलता है महाबलीपुरम के अंदर, दैट इज अलोंग द कोस्ट ऑफ कोरोमंडल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के अराउंड 60 किलोमीटर साउथ ऑफ चेन्नई आपको ये देखने को मिलेगा। एंड वहां पर आपको 7th and 8th सेंचुरी के अराउंड पल्लवा टेम्पल्स, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे चीफ ऑफ विच आर स्क्रप्चर्ड रॉक रिलीफ पर्टिकुलरली नोन एज अर्जुना पिनन्स, या जिसको हम डिसेंडेंट ऑफ गंगेस कहते हैं, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इट्स अ सीरीज ऑफ स्कल्पचर्ड केव टेम्पल्स एंड अ शिवा टेम्पल ऑन द सी शोर। ठीक है, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है विद अर्जुना पिनन्स इन महाबलीपुरम। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ वन का आंसर हो जाएगा
ए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड द थर्ड आर राइट। ओके, अब देखो ये वाले क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो कहीं ना कहीं आप थर्ड वाले ऑप्शन के लिए तो बहुत ज्यादा आपको पता ही होगा कि अशोक से हम कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। दिस क्वाड्रुपल, ये जो 4 लायन वाला जो पिलर होता है, ठीक है, जो हमें अपने अशोक स्तंभ में भी देखने को मिलता है, ये कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड है, अशोक से रिलेटेड है, सारनाथ से रिलेटेड है। सारनाथ क्यों? क्योंकि अशोक जो थे उनसे भी इम्पोर्टेंट है सारनाथ। ऑल्सो अपना फर्स्ट सरमन जो है बुद्धा ने वहीं दिया था, ठीक है, इसलिए भी सारनाथ की जो सिग्निफिकेंस है दैट इज इम्पोर्टेंट। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन वॉज ऑन प्रोविजंस ऑफ वुड्स डिस्पैच। देखो ये बहुत सिंपल है। वुड्स डिस्पैच की जब हम बात करते हैं तो वुड्स डिस्पैच में आपको याद रखना है सबसे पहले तो कि हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। दूसरा चीज ये, इसके अंदर कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे दे चैलेंज द इंडियन गवर्नमेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पब्लिक एजुकेशन, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया था डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आर्ग्यूमेंट को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक आप ये लाइन पढ़ रहे हैं इसको याद रखिएगा कि डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन आर्ग्यूमेंट को इन्होंने कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था इसके अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये वाला अगर आपने समझ लिया तो जो सेकंड वाला है उसको तो आप ऑटोमेटिकली ही गलत कर दोगे, ठीक है। उसके बाद वुड्स डिस्पैच में आपको याद रखना है कि इसके अंदर ये था कि स्कूल लेवल की जब हम बात करते हैं तो पढ़ाई वर्नैक्युलर में होगी, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश का इतना ज्यादा नहीं था स्कूल लेवल तक, बट जब हायर एजुकेशन की बात आएगी तो वहां पर इंग्लिश का इस्तेमाल होगा। वुड्स डिस्पैच के अंदर ये भी था कि कहीं ना कहीं क्या करना है, फीमेल जो है उनकी एजुकेशन पर ध्यान देना है, वोकेशनल एजुकेशन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये सब चीजें इसके अंदर लिखी हुई थी। ऑल्सो इट प्रपोज्ड कि हमें ग्रांट इन एड देना है टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, एक तरीके से ऐसा सिस्टम प्रोवाइड करना है कि और भी ज्यादा बेहतर हो सके एजुकेशन, ठीक है। ये सब चीजें हमें वुड्स डिस्पैच में देखने को मिलती है। इसीलिए अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, पहला था इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर स्टडीज एज वेल एज स्कूल लेवल, ठीक है, एज वेल एज स्कूल लेवल जो आ गया, यहीं से ही आप देख लेंगे कि ये जो पर्टिकुलर है ये गलत है। अब फर्स्ट आपने गलत कर दिया तो मतलब पहला वाला ऑप्शन गया, लास्ट वाला ऑप्शन गया, बचा आपके पास 2B एंड C, ठीक है। अब बी एंड सी की जब हम बात करते हैं, प्रपोज द डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी फॉर द एजुकेशन ऑफ मासेस, ये वाला भी गलत है, इसको तो ये कहीं ना कहीं चैलेंज कर रहे थे। 2 भी गया तो आंसर हो गया B। एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वर कॉमन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन। अच्छे से अगर दोनों ही एक्ट पढ़े हैं तो इजीली समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो डायआर्की को आप करेक्ट कर दोगे। डायआर्की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी, ठीक है, प्रोविंसेस के अंदर, उसके बाद माना कि एबॉलिश कर दिया गया। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर फेडरल बेसिस पर जो है ये फिर से आ गई थी, डायआर्की को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो सबसे पहले तो डायआर्की आपका करेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद बाइकैमरलिज्म, 2 हाउसेज वर एस्टैब्लिश्ड ऑन द सेंट्रल लेवल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में लिखा हुआ, एंड द 2 हाउसेज वर एस्टैब्लिश्ड इन 6 प्रोविंसेस इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये भी कहीं ना कहीं सही हो जाता है, ठीक है। तो आप इसका आंसर 1, 2, 3 यहीं से ही देख सकते हैं। देखो थर्ड वाला भी ऑप्शन देख लो, सेपरेट इलेक्टोरेट, बिल्कुल सही बात है। सेपरेट इलेक्टोरेट 1919 तो हमें पता ही है, इसीलिए ही इतना ज्यादा 1919 इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर दी गई। पारसी, सिख, एंग्लो इंडियन, क्रिश्चियन, ठीक है, इन सबको कहीं ना कहीं सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। 1935 के अंदर भी सेपरेट जो इलेक्टोरेट था उसको एक्सपैंड कर दिया फॉर डिप्रेस्ड क्लास, वुमेन एंड लेबर, ठीक है, इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट दोनों के अंदर था। यहीं से ही 1, 2, 3 आप ट्रेस कर सकते हैं। और सब देख लो 4, 5 एंड 6। फेडरल पॉलिटी ऐसा कुछ नहीं था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया ऐसा भी कुछ नहीं था कि अलग से बना दिया। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। इतना भी ज्यादा ब्रिटिशर्स नहीं दे सकते हैं, इतना तो आपको खुद से अंदाजा होना चाहिए कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ही प्रोवाइड कर देंगे कि जो मर्जी चाहे कर लो, ठीक है। यहीं से ही आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। द आंसर इज ए। बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में रिगार्डिंग बसावना विरार शैविज्म, ठीक है। अब देखो ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है
इसके अंदर स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं थी एंड स्टेटमेंट 2 इसकी करेक्ट थी। ठीक है, सबसे पहले तो वीराशवा मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय बिसावना इन महाराष्ट्र इन द मिड 12th सेंचुरी। ऐसा नहीं है, वीराशवा मूवमेंट जो था इट वाज इनिशिएटेड बाय बसावना बट नॉट इन महाराष्ट्र इन कर्नाटक। ठीक है, ये भी जगह याद रखा करो कि कहाँ पर ये इनिशिएट हो रहा है, कहाँ पर नहीं। तो कर्नाटका के अंदर मिड 12th सेंचुरी के अंदर ये आया। एक तरीके से सोशल अवेयरनेस थ्रू पोएट्री यहाँ पर फैलाने की बात करी गई, यहाँ पर ये चीज़ बेसिकली हो रही थी। बात करते हैं हम बेसिकली इसके थर्ड स्टेटमेंट के बारे में, जो कि गलत नहीं है, जो कि गलत है कि बसावना एक्सेप्टेड सुपरस्टिशन एंड रिचुअल्स। नहीं, यहाँ तो अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, तो वो सुपरस्टिशंस को थोड़ी फैलाएंगे लोगों तक, ये तो आप खुद ही कहीं ना कहीं देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है। थर्ड गलत हो जाता है तो ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, आंसर रह जाएगा हमारे पास बी, क्योंकि पहला वाला हमने देख लिया महाराष्ट्र के अंदर नहीं, कर्नाटक के अंदर ये इनिशिएट किया गया था। चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मेडिवल इंडिया से ये आता है, मुगल पीरियड के बारे में, जागीर्स के बारे में। फर्स्ट है, जागीर गिवन टू अ पर्सन ऑन सर्टेन कंडीशंस वर कॉल्ड मशरूत जागीर्स। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जागीर्स विच वर असाइंड टू जमींदार्स इन देयर होमलैंड वर कॉल्ड वतन जागीर्स। बिल्कुल सही बात है। और ये कैसे थे? ये हेरिडिटरी थे। ठीक है, एंड नॉन ट्रांसफरेबल थे, आप इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। एंड लास्ट है कि सॉरी, मेरी जो पेन है उसी की वजह से जो मेन क्वेश्चन है वो ही इरेज हो गया। हाँ, ये है तंख्वा जागीर्स। ठीक है, तंख्वा जागीर्स या इता जागीर्स तो दे वर ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है जागीर्स के बारे में। डिफरेंट जागीर्स मुगल पीरियड के अंदर कैसे कैसे थे ये जरूर देख लीजिएगा। ऑल्सो देखो, दिल्ली सल्तनत की जब हम बात करते हैं वहां से कहीं ना कहीं जो जागीरदारी सिस्टम है उसका इनिशिएशन हुआ था, बट जागीर्स की जो वैल्यू है, जो मीनिंग है, वो साथ साथ में चेंज होती रही है। ठीक है, डिफरेंट जागीर्स हमें अलग अलग जगह देखने को मिलते रहे हैं, तो ये आप अलग अलग के नाम याद रखिएगा। मशरूत जागीर हो गए, देन उसके बाद वतन जागीर हो गया, तनख्वाह जागीर हो गया, किस चीज से रिलेटेड है क्या नहीं है देख लीजिएगा। 8th का आंसर है डी, सारे बिल्कुल सही है। बात करते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब देखो, ये पंचशाला बंदोबस्त रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। द पंचशाला बंदोबस्त रेवेन्यू रिफॉर्म, द लैंड वॉज ऑक्शन्ड आउट टू द हाइएस्ट बिडर। ठीक है, बेनामी बिडिंग टुक प्लेस इन द पंचशाला बंदोबस्त एंड पंचशाला बंदोबस्त वॉज इनिशिएटेड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। देखो, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे अगर आपको पंचशाला बंदोबस्त के बारे में पता है। देखो, ये जो पंचशाला बंदोबस्त है इट वॉज अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। ठीक है, ब्रिटिश की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी है उससे रिलेट करता है। ये याद रखिएगा कि 1772 में वॉरेन हेस्टिंग इसको लेकर आए थे। वॉरेन हेस्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, द पर्सन हु वाज मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था और इनकी जो पावर थी वो ज़्यादा बढ़ गई थी एज कंपेयर टू अदर। ठीक है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है वॉरेन हेस्टिंग। तो इनके टाइम पे ये आया था पंचशाला बंदोबस्त। इसके अंदर क्या था? 5 year सेटलमेंट वॉज कैरिड आउट बाय गिविंग लैंड रेवेन्यू कलेक्शन टू द हाईएस्ट बिडर। अब क्योंकि जो जो जितनी ज्यादा बिडिंग करेगा, जितना ज्यादा लगाएगा पैसा, उसको ये मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माल प्रैक्टिसेस तो होंगी, यही होने लग गया। जो ब्रिटिशर्स थे वो खुद ही क्या करने लगे, अपना नाम चेंज कर कर आने लगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करने लगे अलग अलग नाम से एंड बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेशन लेने लगे, और यहीं से ही जो बेनामी बिडिंग है वो इसके अंदर स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। एंड हमें यहाँ पर क्या बताना था? इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली बताना था इज और आर नॉट करेक्ट, हमें नॉट देखना था। तो ये वाला जो लास्ट वाला है ये बिल्कुल गलत है कि ये लॉर्ड वेलेस्ली नहीं, वॉरेन हेस्टिंग लेकर आए थे। बात करते हैं 10th क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग पेस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है एसोसिएटेड पीपल आपको देखने। देखो, सबसे पहले शिव नारायण अग्निहोत्री वॉज एसोसिएटेड विद देव समाज। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। एंड
दूसरे की अगर हम बात करें डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की बात करें तो एमजी रानडे, बिल्कुल सही बात है। इनके अंदर जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसके अंदर हम एमजी रानडे, वीजी चिपडोंकर, जीजी अगरकर, ठीक है, इन सब का जो इन्फ्लुएंस है वो हम देख सकते हैं। एंड फेरगुसन कॉलेज पुणे के अंदर ये आया था विद एम टू कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन एंड कल्चर इन दी वेस्टर्न इंडिया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सही है। अब देखो इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसमें आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अंदर रघुनाथ राव एज वेल एज एम जी रानडे, ठीक है, दोनों को ही हम कहीं ना कहीं इससे एसोसिएट कर सकते हैं। रघुनाथ राय लिखा हुआ है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीनों ही ऑप्शन सही थे, आंसर हो जाता है डी। डी वॉज दी करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, अगले क्वेश्चन के बारे में, which was about the modern paintings. Bengal School of Painting are called the Renaissance School and Revivalist School developed by Abhinendranath Tagore. बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर। आर्टिस्ट नंदलाल बोस वॉज अ डिसाइपल ऑफ अभिनेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही बात है, उनके डिसाइपल थे। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो भी बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से रिलेटेड थे। एंड वॉज अ नोटेबल पेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट। यहीं से ही आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट जो है गलत हो गई, सेकंड पार्ट के अंदर गलत हो गई। पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट से इनका कोई लेना देना नहीं था, बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग को ही ये आगे कहीं ना कहीं लेकर आए, ठीक है। लास्ट है लेडी इन द मूनलाइट पेंटिंग वॉज ड्रॉन बाय राजा रवि वर्मा। ये आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत पेंटिंग, राजा रवि वर्मा वेरी फेमस पर्सनैलिटी इसको लेकर आए। देखो राजा रवि वर्मा बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो नंदलाल बोस की जब हम बात करते हैं, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं ऊपर जो छोटे छोटे जो आपने ब्यूटीफुल जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स देखे होंगे या जो छोटी छोटी जो बने होते हैं पेंटिंग्स टाइप जो बनी हुई होती हैं, वो किसने बनाई है? वो नंदलाल बोस ने बनाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं नंदलाल बोस, अभिनेंद्रनाथ टैगोर, देन राजा रवि वर्मा, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी 1 and 3, ठीक है। कहीं ना कहीं जो सेकंड वाला है वो स्टेटमेंट गलत है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन के बारे में। 12th क्वेश्चन का आंसर है बी 2 and 3 ओनली। ये बात करता है पुरंदरा दास के बारे में, ठीक है। अभी जो देखो पुरंदरा दास थे, ही वॉज अ ग्रेट लिटरेरी फिगर ऑफ भक्ति मूवमेंट एंड वॉज रिवर्ड एज अ फादर ऑफ कर्नाटका क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है। यहाँ के पहले आप देखो इसका पहला स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ही वॉज अ भक्ति सेंट हु प्रीच्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ शुद्धत्व वेद इन 17th सेंचुरी। देखो अगर आपने आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन ध्यान से कवर किया है तो आपको पता है ये जो शुद्धत्व वेद है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भगवान और इंडिविजुअल सेल्फ सेम है, नॉन डुअलिटी की ये बात करता है। और जब हम शुद्धत्व वेद की बात करते हैं वी टॉक अबाउट वल्लभाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पुरंदर दास का कोई कनेक्शन नहीं है, इसी से ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है। ही कंपोज कृति डेडिकेटेड टू लॉर्ड कृष्ण, बिल्कुल सही बात है। एंड द क्लासिकल स्टाइल ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इज हाईली इंडेप्टेड टू हिम, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनको पीताम्बर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक भी कहा जाता है, ठीक है, ये चीज आप याद रखना, पीताम्बर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक इनको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द 13th क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू मेडिवल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जर्वेशन मेड बाय इब्न बतूता, ठीक है। ये जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं सबके बारे में आपको पता होना चाहिए, इब्न बतूता हो गए, अल बिरूनी हो गए, सबके बारे में अच्छे से याद करना। इन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, किसके टाइम पर ये आए, इनको क्या क्या उपाधि मिली, सब चीज याद रखना। क्या इन्होंने कंपाइल किया, क्या इन्होंने लिखा, क्या इन्होंने बताया, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बात करता है इब्न बतूता के बारे में। पहला स्टेटमेंट है ही कम टू इंडिया इन द 16th सेंचुरी एंड कंपाइल्ड द बुक किताब उल हिंद। देखो ये जो पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेटमेंट है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने इसको सही समझ के इसको करेक्ट कर दिया, पर सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा खेल चेंज हो गया। देखो इब्न बतूता की जब हम बात करते हैं, ये एक मोरक्कन ट्रेवलर थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आए, 1334 टू 1344 के अराउंड 10 साल तक ही रहे। ही कंपाइल्ड किताब उल रहना, ठीक है, किताब उल रहना, ठीक है, किताब उल रहला
रहला रहला, किताब उल रहला को इन्होंने कंपाइल किया, ना कि किताब उल हिंद को। किताब उल हिंद को किसने किया था? नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मैं तो आपको बता ही दूंगी, पर आप भी लिख के बताइएगा। किताब उल हिंद को कंपाइल करने वाले थे अल बरूनी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। हो सकता है जल्दबाजी में बहुत सारे बच्चों ने इसको करेक्ट कर दिया। ठीक है, सेकंड क्या है कि इब्न ये जो थे, ही ऑब्जर्व द जुडिशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एंड वाज मेड काजी ऑफ द इंपीरियल कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, इनको काजी बना दिया गया था ऑफ द इंपीरियल कोर्ट। ठीक है, एंड ही वाज अपॉइंटेड एज एमिसरी ऑफ द इंडियन सुल्तान टू द चाइनीज कोर्ट। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब इसमें क्या बताना है, कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट? तो सेकंड वाला सही है, थर्ड वाला सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन भी ध्यान रखो, ऑल्सो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी ध्यान रखो। कभी कभार क्या हो जाता है, हम करेक्ट करेक्ट सोचते रह जाते हैं, सब पे देख लेते हैं, सही चल रहे होते हैं बिल्कुल, बाद में पता चलता है कि क्वेश्चन के अंदर नॉट करेक्ट पूछे। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसी के बाद अपना दिमाग चलाना है कि इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज वाज नॉट अ नो चेंजर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एम.ए. अंसारी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आप इजीली एलिमिनेट कर देंगे। कौन नहीं था? अजमल खान नहीं थे। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द टर्म संवत्सरी इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? पहला इसका, अ पार्ट ऑफ द पर्यूशन, अ जैन प्रैक्टिस फॉर रिपेंटेंस ऑफ सिंस कमिटेड ड्यूरिंग देयर डेली लाइफ, अ प्रैक्टिस इन जैनिज्म व्हिच इज रिलेटेड टू द जैन फेथ ऑफ लीविंग द वर्ल्डली अडॉप्ट, अ जैन प्रैक्टिस ऑफ एनलाइटनमेंट वाया फास्टिंग, नन ऑफ द अबव। देखो संवत्सारी ये एक ऐसी प्रैक्टिस है बुद्धिज्म के अंदर जिसमें ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं हम फॉरगिवनेस को सीख कर रहे हैं। जो भी हमने गलतियां करी हैं, जो भी हमने गलत काम करे हैं, हम उसके लिए माफी मांग रहे हैं। इट इज जनरली प्रैक्टिस ड्यूरिंग दी प्रतीक रमन वेयर द जैन पीपल से मिच्छमी दुग्धम। ठीक है, ऐसा कुछ बोला जाता है। बेसिकली ये कि जो भी हमने पाप किए हैं, गलत काम किया, उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं। ये है संवत्सरी। ठीक है, जैनिज्म के अंदर ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये भी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने कहा, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इनको तो करके जाइए ही जाइए अगर आप प्रीलिम्स के अंदर देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स को देने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेडिवल इंडिया से आ गया ये क्वेश्चन। स्टैब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट वाली, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्ता सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैब्लिशमेंट ऑफ सैयद डायनेस्टी। देखो सब अगर ध्यान से पढ़ा है तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। देखो स्टैब्लिशमेंट ऑफ इबादत खाना सिंपली समझो कहाँ से रिलेट करता है, अकबर से रिलेट करता है। अकबर ने इसको बनाया था जिससे रिलीजियस स्कॉलर्स जो है उनके साथ डिस्कशन हो सके, इबादत खाना बनाया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 के अंदर हुई थी। बिटवीन हुम? बिटवीन बाबर एंड लोधी अंपायर। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश लेकर आए थे। ठीक है, एंड अगर हम स्टैब्लिशमेंट ऑफ सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं तो 1414 के अंदर सैयद डायनेस्टी बनी थी। अब इन सबको अगर आप क्रोनोलॉजिकली लगाओगे तो आंसर मिलेगा सी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत भी आपको इन सब के बारे में पता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को देख लोगे। ये तो आपको इजीली पता चल जाएगा। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अकबर, इबादत खाना अकबर लेकर आए थे, यानी लेटेस्ट स्टेज में 1556 टू 1605 की बात हो रही है। तो आप इस सिंपली समझ जाएंगे कि आंसर बी या सी में से होगा, और सबको ध्यान से एनालाइज करोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। ओके, बात करते हैं 17th क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रोल ऑफ वुमेन इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। द ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन 1927. The All India Women Conference took on the issues of female education and child marriage. Annie Besant was the founder of this particular conference. देखो 17th का आंसर है बी। ठीक है, ये बिल्कुल दोनों सही स्टेटमेंट है। एनी बेसेंट इसकी फाउंडर नहीं है। इनकी फाउंडर का नाम आप याद रखिएगा। फाउंडर का नाम है, हाँ जी, फाउंडर का नाम है मार्गरेट क्यूजिन्स।
ठीक है। तो मार्गरेट कुजीन जो थी वो है फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो इससे पर्टिकुलरली आपको पता चल जाएगा कि थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एनी बेसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। एनी बेसेंट का होम रूल लीग मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर सिविक इक्वालिटी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपने पॉलिटी ध्यान से पढ़ी है, समझते हो कि क्या चीज किस चीज के बारे में बात हो रही है, तो इजीली ये क्वेश्चन कर लोगे। सिविक इक्वालिटी की बात हो रही है, जब टर्म इक्वालिटी की बात हो रही है मतलब नो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इज गेटिंग एनी स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारा प्रियम्बल भी यही रिफ्लेक्ट करता है। तो इक्वालिटी की बात हो रही है, तो तीनों ही सही होते हैं, आंसर हो जाएगा इसका डी। 14 किसकी बात करता है? आर्टिकल 14 बात करता है अबाउट इक्वालिटी बिफोर द लॉ। आर्टिकल 15 किस चीज की बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 18 की अगर हम बात करें, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। इनके बीच में है आर्टिकल 17, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आर्टिकल 17 किस चीज से रिलेट करता है, ओके। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ये भी याद कर लीजिएगा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। क्वेश्चन में है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सही बात है, हमें इसमें देखने को मिलती है। वाइड रिप्रेजेंटेशन, बिल्कुल सही बात है, पूरी पार्लियामेंट पे हमें देखने को मिलता है द रिफ्लेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, देखो ये डाइसी है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अश्योर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्या होता है, हमें क्या देखने को मिलता है, एक सरकार है, ठीक है, कांग्रेस आई, ठीक है, कांग्रेस इतने साल रही सेंटर में, कांग्रेस जो लेकर आई थी वो लेकर आई अपनी जो भी पॉलिसीज है। जब बीजेपी गवर्नमेंट हमें देखने को मिली, जब जनता दल आई, तो उन्होंने अपनी डिफरेंट पॉलिसीज वो लेकर आए, अपने डिफरेंट एस्पेक्ट लेकर आए, बहुत सारी पॉलिसीज का उन्होंने नाम भी चेंज किया। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज हमें देखने को मिलती है। और सबको बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो कि जो नई गवर्नमेंट आती है वो उनको स्टॉप कर देती है, क्योंकि देखो हर गवर्नमेंट आ रही है अलग साइड के साथ आ रही है, हर गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज डिफरेंट होती है, किसी के लिए कोई प्रायोरिटी है, किसी के लिए कोई प्रायोरिटी है, ओके। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज जो है ये कहीं ना कहीं अलग हो जाता है, इसलिए हमारा आंसर होगा ए 1 and 2 ओनली। बात करते हैं हम अपने 20th क्वेश्चन के बारे में, द स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन आर गिवन रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। 4th शेड्यूल के अंदर ये बड़े बड़े अक्षरों में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन हमें इसकी देखने को मिलती है कि प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन के बेसिस पर हम राज्यसभा के अंदर रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। सेकेंड है, इन इंडिया देयर इज सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट दैट एनफोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट है कि the legislative competence of Indian Parliament on matters included in the state list can be extended only after amending the constitution। यहीं से ही आप इसको गलत देख लेंगे, स्टेट लिस्ट के अंदर बनाने के लिए पार्लियामेंट को अमेंड नहीं करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, सिंपली राज्यसभा के अंदर एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, काम हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहीं से ही आप थर्ड वाले को एलिमिनेट कर दोगे, ये गया, ये गया। अब आप सोचोगे कि सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है कि नहीं, तो आपको रियलाइज होगा कि सेकंड वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 20th का आंसर हो जाएगा सी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द 21st क्वेश्चन, which of the following legislative subject lies in the state list of the Indian Constitution। देखो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन तीनों ही स्टेट लिस्ट के अंदर है, डी इसका पर्टिकुलरली आंसर होगा, ठीक है। ऑल्सो देखो एग्रीकल्चर, हम क्यों बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बारे में, हमें पता है इस साल फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में हमें थोड़ी सी टेंशन्स नजर आई, इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर कौन सी लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर भी स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, स्टेट लिस्ट के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, लोकल गवर्नेंस, प्रिजन्स, ठीक है, उसके बाद फिशरीज, मार्केट, थिएटर्स, गैम्बलिंग, ठीक है, ये सब चीजें हमें स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलती है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, द 22nd क्वेश्चन,
Which of the following statement is or are correct about Article 16 mentioned under the fundamental rights in the Indian Constitution? अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर आर्टिकल 16 के बारे में पूछा गया है, द स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन देयर स्टेट्स। ठीक है, अब देखो ये वाला स्टेटमेंट बहुत सही लग रहा है, पर एक क्वेश्चन ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। इट्स नॉट अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर, इट्स अबाउट पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि दे कैन मेक रेजिडेंसी, कि आप वहां रह रहे हो, एज अ रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन जॉब और अपॉइंटमेंट इन अ स्टेट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी या कोई अदर अथॉरिटी। ठीक है, किसी के अंदर भी अगर ये जो प्रावधान है आएगा तो पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि वो इसको लेकर आएंगे। समझे? और देखो इसका सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, स्टेट कैन प्रोवाइड, बिल्कुल सही बात है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है इसका, इसलिए इसका आंसर जो है वो बी ओनली होगा। फर्स्ट वाले में बेसिकली पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ही अथॉरिटी देता है। बात करते हैं 23rd क्वेश्चन के बारे में। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंडियन पॉलिटी। प्रिवेंटिव डिटेंशन की जब हम बात करते हैं तो ये एक जरिया है जिसके तहत हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो क्या करती है, कहीं ना कहीं ध्यान दे पाती है इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर। इन इंडिया द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन कॉन्करेंटली मेक अ लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो ये बिल्कुल सही है, माना कि कुछ चीजें एक्सक्लूसिव हैं पार्लियामेंट के लिए। कौन कौन सी चीजें एक्सक्लूसिव हैं ये याद रखेगा। पार्लियामेंट जो है have exclusive authority to make laws for preventive detention। अगर वो जो कोई भी चीज़ है वो डिफेंस से रिलेटेड है, फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड है या फिर सिक्योरिटी ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, मतलब मास लेवल पर बात हो रही है। ठीक है, मैक्रो लेवल पर बात हो रही है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। बट ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास नहीं है, आप खुद भी सोच सकते हो खाली पार्लियामेंट के पास होने से कहीं ना कहीं हम खिलवाड़ कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटी के साथ। अगर स्टेट के पास भी ये पावर्स होंगी तो स्टेट भी जो सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है उसकी तरफ को क्या कर पाएगी, कंट्रीब्यूट कर पाएगी। ठीक है, तो स्टेट भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को मद्देनजर रखते हुए मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज, सर्विसेज एसेंशियल टू कम्युनिटी, इन बेसिस पर लॉज लेकर आ सकती है। ठीक है, देख सकती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। सबसे पहले तो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक ऐसा प्रावधान है जो कि हमें इंडिया के अंदर ही देखने को मिलेगा। इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैव मेड प्रिवेंटिव डिटेंशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। तो 23rd का आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है। बात करते हैं 24th क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कन्फर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। देखो आर्टिकल 265 के अंदर क्या है, नो टैक्स शैल बी लेवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके बाद आर्टिकल 300A के अंदर क्या है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ वंस ओन प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल 301 के अंदर है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द कंट्री ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3। बात करते हैं आज के डिस्कशन की लास्ट क्वेश्चन के बारे में, दैट इज द 25th क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। ठीक है, ये सब पेयर हैं, आपको बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो ये सारे ही सही हैं। आर्टिकल 42 के अंदर प्रोविजन दिया गया है मैटरनिटी रिलीफ का। आर्टिकल 50 के अंदर सेपरेशन ऑफ जुडिशियली एंड एग्जीक्यूटिव की बात करी गई है। आर्टिकल 47 के अंदर कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को प्रोहिबिट किया गया है। ये सब किस चीज का पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है। पॉलिटी के कोर्स से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो दीज वर द क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कशन में लिया है, आगे हम 25 करके और लेंगे, ऐसे करके हम सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। अनअकैडमी आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आई है कि आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हो। तो कभी भी ये मॉक टेस्ट आएगा, इनको जरूर दीजिए, प्रैक्टिस करिए।
अगर आप ऑफलाइन देने जा सकते हैं तो आई सजेस्ट कि देने जरूर जाइए। ऑफलाइन देने से आपको एक माहौल बनता है, पता चलता है कि पेपर में प्रेशर कैसा होता है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करनी है। घर में इंसान कभी कभार लेजी हो जाता है। बट अगर आप दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं, कहीं और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं एंड आपको ये देना है, ऑनलाइन इज ऑल्सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ऑनलाइन आपको टेस्ट पेपर मिल रहा है, आप टाइम पर कर पा रहे हो एंड यू शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू आर नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ चीटिंग। तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज़रूर दीजिए इन टेस्ट को एंड अपने आप को एनालाइज करिए कि आप कहाँ गलत हैं एंड कहाँ पर आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अभी भी देखो 1 मंथ से ज़्यादा आपके पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप अपनी रिवीजन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। और जो चीज़ें रह गई हैं इन टेस्ट के थ्रू आपकी वो पक्का कंप्लीट हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, तो इनको ज़रूर दीजिए। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप यू लाइक इट। ये था पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 जल्दी आ जाएगा, कल ही आपको मिल जाएगा। ऐसे ही बहुत जल्दी जल्दी हम सारे पार्ट्स को कवर कर लेंगे। 4 पार्ट के अंदर पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लेंगे। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। नीचे मिल जाएगा लाइक का बटन, उसको जरूर प्रेस करिएगा। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी IAS। ऐसे ही हम आपके लिए जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनको लेते आते रहेंगे। एंड नीचे आप जो भी क्वेश्चन मैंने वीडियो के बीच में आपसे पूछे हैं उनका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।